दोस्तों ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आप इसे ज़रूर सुने लास्ट तक। आज मैं यानी कनक पूरे 12 साल बाद अपने मायके जा रही थी। दिल्ली से घर आने में काफ़ी समय लगता था ट्रेन से। बच्चों के एग्ज़ाम थे तो वो नहीं आ पाए। कनक फालतू के झंझट में मत पड़ना समझाते हुए कहकर राजीव वापस लौट गए। मैंने अपनी जगह देखकर बिस्तर लगा लिया। सभी यात्री सो गए थे तो मैं भी अपना कंबल ओढ़ लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। लेटी लेटी मैं बचपन की गलियारी में खो गई। हमारे परिवार में 6 लोग थे। मम्मी पापा, मेरे 2 भाई और तीसरी मैं। सारा दिन दादी की बातों के साथ साथ हम सभी की शैतानियाँ और माँ के दिखावे वाले गुस्से से पूरा घर भरा रहता। और पापा हमेशा शांति से रहते, या फिर ऐसे सोचिए कि क्लर्क की साधारण सी नौकरी से अपना घर कैसे चलाएं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। माँ पापा पता नहीं कैसे चुप रहकर एक दूसरे की बात को समझ लेते, और हम कभी किसी ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं जिससे लाने का उनका बजट ना हो पाता तो वो कैसे माँ की तरफ बेबस नज़रों से देखते थे। तो माँ कैसे हमें बिना डांटे अपनी बातों में उलझाकर बात बना देती थी। पापा का ऑफिस 8 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वो साइकिल से जाते ताकि बस का किराया बच जाए और आते समय अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ला सके। कभी समोसे, कभी पापड़ी तो कभी जलेबी लाकर अपने बच्चों को खुश कर सके। बड़े भैया अनिकेत प्रथम, बिचले भैया विकास, वो तो सिर्फ काम चलाओ, और तीसरी मैं यानी कनक। साफ सी बात थी कि माँ पापा की सारी उम्मीदें अनिकेत भैया से थी, इसलिए उनके सारे शौक़ पूरे होते थे। महंगी टीचर, महंगी कोचिंग और जाने के लिए सवारी के पैसे। और अनिकेत भैया भी मम्मी पापा की इच्छाओं पर खरे उतरे। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन MBA सब में टॉपर बने हैं। ये तो अलग बात थी कि जितना वो ऊंचे होते गए, माँ के तन से जेवर उतरते गए। कान, गले और हाथों में अब नकली सामान पहनने लगी थी। बस केवल नाक में एक सोने की लौंग रह गई थी। भाइयों को तो उन सब से कोई मतलब ना रहता, लेकिन जब मैं पूछती कि माँ आपके जेवर कहाँ गए, और वो चैन लॉकेट वाली जो आपने गले में पहनी थी वो कहाँ गई, तब वो बनावटी मुस्कान के साथ कहती कि काफ़ी भारी लगती थी, इसलिए लॉकर में संभाल कर रखी है। और फिर हंसते हुए कहती, अरे भाई, मुझे भी तो फैशन करने का अधिकार है। और मैं सच मान लेती। अनिकेत भैया की अब जॉब लग चुकी थी। वो मैनेजर बने मुंबई में एक कंपनी में। उस दिन माँ पापा और घर पर सब खुश थे। कैसे मोहल्ले भर में लड्डू बंटवाए थे। आज पापा के चेहरे पर चिंता वाली वो लकीरें नहीं थी। उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे अब उनका बोझ हल्का हो जाएगा। वो जिम्मेदारियों से आज़ादी पा लेंगे। अब अनिकेत भैया के लिए नए कपड़े, जूते और ज़रूरत के सामान का खर्च पैसा भी पापा ने ही भरा, और वो टिकट कराकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। अब माँ पापा अपने अच्छे दिनों के सपने सजोने लगे। मैं रात को पानी पीने के लिए गई। जब मैंने माँ पापा की बातें सुनी तो मेरी आंखें भर आई। पापा माँ से बोल रही थी कि जब अनिकेत पैसे भेजेगा तो एक वॉशिंग मशीन लेंगे। तुम्हारी उम्र हो गई है, कमर में इतना दर्द रहता है, फिर भी पटरी पर बैठकर कपड़े धोते हो। अजी नहीं, मेरी छोड़िए। सबसे पहले बाहर वालों का कर्ज चुकता करेंगे, फिर आपकी आंखों को दिखाकर चश्मा बनेगा। मुझे पता है आपकी नज़र अब बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं बिना पानी पिए वापस आ गई। अब अनिकेत भैया की पहली सैलरी मिली, तब उन्होंने 4,000 पापा के अकाउंट में डाले, ये सोचकर कि उन्हें अपने ऑफिस वालों को पार्टी देनी होगी, और अपने ऑफिस के हिसाब से पहले ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल लेना था। दूसरे अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट होना था। तीसरा एप्पल का हाई क्वालिटी वाला फ़ोन लेना था।
और फिर लैपटॉप। आखिरकार मैनेजर जो ठहरा था। दोस्तों, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अनिकेत के माँ बाप कैसे लालची थे। क्या इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया था कि उससे वक्त आने पर सारा हिसाब चुकता करे, वसूली करे। परंतु शायद एक मध्यम वर्गीय की सोच ऐसी ही होती है। उनकी अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। पिछले विकास भैया ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे और मैं 12वीं में थी, और 4 साल में पापा अपने क्लर्क की नौकरी से रिटायर होने वाले थे। उन्हें मेरी पढ़ाई के साथ मेरे हाथ पीले करने की भी चिंता थी। उन्हें अपनी सारी परेशानियों का हल अनिकेत भैया से दिखता था, पर ऐसा हुआ नहीं। वो 2-4 हज़ार तो कभी 4,000 और अपनी परेशानियां बताकर टल जाते। अब अनिकेत भैया की नज़रें अपने कंपनी की बॉस की बेटी से मिली और उन्होंने प्रेम विवाह करने का फैसला सुना दिया। उनके बॉस को भी कोई आपत्ति ना थी। आखिरकार इतना होनहार दामाद जो मिल रहा था। अब अनिकेत भैया की शादी मुंबई में हुई। अनिकेत भैया ने हम पर एक एहसान ज़रूर किया था कि उन्होंने टिकट और पहनने लायक कपड़े का इंतज़ाम खुद से ही करा दिया था। दिखावा करते हुए भाभी और उनके पापा हमसे मिले तो, परंतु रहे हम उनसे पीछे ही। माँ खुश थी अपने बेटे अनिकेत की शादी होते देख, परंतु पापा वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अब शादी हो चुकी थी। अनिकेत भैया और सीमा भाभी 3 साल के लिए कनाडा बिजनेस के लिए चले गए। हम भी वापस घर आ गए। घर आकर पिछले विकास भैया ने उदास पापा के कंधों पर हाथ रखा, जैसे कह रहे हों, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अब पिछले विकास भैया ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम एक ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। अपने घर की स्थिति देखकर पापा ने उन्हें थोड़ा डांटा भी और नाराज़गी जाहिर भी की, पर हर बार की तरह माँ ने संभाल लिया। पापा के रिटायर होने के बाद पिछले विकास भैया उनके ऑफिस में क्लर्क बन गए और मेरी शादी विकास भैया के दोस्त राजीव के साथ हो गई। तब राजीव क्लर्क की पोस्ट पर नए भर्ती हुए थे और आज वो अपने दम पर मैनेजर बन गए। विकास भैया की शादी में अनिकेत भैया और उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी सीमा नहीं आई। तब वो प्रेग्नेंट थी। मजबूरन अनिकेत भैया ही आ पाए और माँ अपनी बड़ी बहू सीमा के पैर आंगन में पड़े। ये सोचते सोचते उनकी राह देखते देखते भगवान को प्यारी हो गई। विकास भैया की पत्नी रंजना मेरी छोटी भाभी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल माँ की परछाई की तरह। राजीव का तबादला जब लखनऊ से दिल्ली हुआ तब मैंने अपने सारे गहने अपनी माँ के लॉकर में रख दिए थे कि जब यहाँ आऊँगी तब लेकर चली जाऊँगी। तो माँ ने मेरी अमानत संभाल कर रखी और चाबी पापा को दे दी थी। छोटी रंजना भाभी और विकास भैया को भी ये बात पता थी। मुझे दिल्ली में सेट होते होते ज़रूरत ही नहीं हुई कि अपने जेवर लेकर आऊँ। अचानक एक दिन माँ इस भरी दुनिया से पापा को अकेला छोड़ चली गई। तब पहली बार घर पर बड़ी भाभी सीमा आई। 10 दिन शांति भवन के बाद पापा ने मुझे बुलाकर चाबी दी और कहा, बेटी कनक अपना सामान ले जाना। मैंने पापा से चाबी ले ली। अगले दिन सबको जाना था। कपड़े पैक करते हुए मुझे ध्यान आया कि पापा ने मुझे चाबी दी थी। मैं माँ के कमरे में जाकर लॉकर खोलने लगी कि तभी सीमा बड़ी भाभी वहाँ आ पहुँची और बड़े ही कड़वे स्वर में बोली, वाह वाह ननंद रानी, माँ को मरे 4 दिन हुए और हाथ चलाने शुरू कर दिए कि कहीं कुछ हाथ लग जाए। ननंद रानी ऐसे कैसे? सासू माँ का सारा जेवर आप हड़प लेंगी, बराबर का हिस्सा मिलेगा सबको, समझिए आप। सीमा भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं सुन पड़ गई। नहीं सीमा भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ये गहने मेरे ही हैं, मैंने माँ को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ननंद रानी, हद होती है बेशर्मी की। चोरी पकड़ी गई
तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। सीमा भाभी चिल्लाते हुए बोली, एक तो चोरी, ऊपर से अकड़ दिखा रही हो। मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, तुम जैसे छोटे लोगों की सोच का, और तुम्हारा भी। सीमा भाभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब कमरे में आ गए थे। देखो जी, कैसे आपकी प्यारी बहन घर में चोरी कर रही है। सासू माँ के सारे गहने हड़प के ले जा रही है, पापा जी को घपलाकर। तब छोटी भाभी बोली, नहीं जेठानी जी, ये कनक दीदी के ही गहने हैं। जब वो दिल्ली गई थी तो माँ को संभालने के लिए दिए थे। सासू माँ के पास तो सिर्फ नाक की ही लौंग थी, जो पापा जी ने उन्हें उतारने नहीं दी थी। अरे हाँ देवरानी जी, आप भी तो इसकी ही साइड लोगे। थोड़ा बहुत माल पानी तुम्हें भी मिल ही जाएगा, है ना? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम। तब मैं ज़ोर से चीखी, बस भाभी, अब और नहीं। आप अपनी हद भूल रही हैं। आप इनके पैरों की धूल भी नहीं है। इन्होंने हम सबको संभाला माँ की तरह। आप क्या जानो ये सब। अब अनिकेत बड़े भैया के चिल्लाने की बारी थी। कनक, तुझे तमीज़ नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? चोरी करते पकड़ी गई तो झूठ बोलकर अपने आप को बचा रही हो। यही सिखाया हमने तुझे। ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैंने डटकर अनिकेत भैया का सामना किया था। मेरे पति राजीव और मेरे बच्चे सामने खड़े थे। उनके सामने मायके में अपना तिरस्कार होते देख मैं विफल गई। भैया, आप नहीं बोलो तो अच्छा ही है। माँ पापा ने अपने दोनों बच्चों के भविष्य आपके ऊपर छोड़ दिए, और आप क्या निकले? मम्मी का एक एक गहना तिल तिल करके आपकी पढ़ाई पर भेंट चढ़ता गया, और पापा वो कर्ज में डूब गए, और आप इतने खुदगर्ज निकले। कैसे अपना सुख देखा, माँ बाप का दुख कभी ना देखा, और मुंह मोड़ लिया उनसे। धिक्कार है मुझे आपके जैसे बेटे पर। हमारे लिए ना करते, कम से कम अपने जन्मदाता के लिए तो करते ही। ये मत भूलिए, ऊपर वाला सब देखता है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये मत भूलना कि आपके भी एक बेटा है। भगवान ना करे कि मेरी बात पूरी भी ना हुई थी। अनिकेत भैया का थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ चुका था। दूसरा भी पड़ने वाला ही था कि राजीव मेरे पति ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस अनिकेत भाई, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक और शब्द नहीं मेरी पत्नी के खिलाफ। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी कनक के बड़े भाई हो। अनिकेत भैया ने राजीव का कॉलर पकड़ लिया। मुझसे अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अनिकेत भैया को ज़ोर से धक्का दिया। पापा बरामदे में खड़े सब देख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल चुप थे। पता नहीं क्यों मुझे उनकी चुप्पी चुभ रही थी। छोटे भैया विकास बाहर गए हुए थे। अच्छा ही था, वरना भाई भाई का दुश्मन हो जाता। तब मैंने गुस्से में झल्लाकर लॉकर बंद कर दिया और चाबी पापा के पैरों में फेंक दी थी, और चिल्लाकर बोली थी, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, दे देना इसे बड़ी भाभी को। सारे रिश्ते तोड़ती हूँ आज मैं आपसे। नहीं आऊँगी कभी यहाँ वापस। इस घर की दहलीज कभी पार नहीं करूँगी। आज से मेरा मायका खत्म। और अपने पति व बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल आ गई थी। छोटी भाभी रोकती रही, लेकिन मैं नहीं रुकी। उस दिन से 5 साल हो गए। पापा को जब होश आया होगा तब छोटी भाभी ने उन्हें बताया होगा। उस दिन से उन्होंने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैंने नहीं की। अपना और अपने से ज़्यादा अपने पति राजीव का अपमान याद आता और मन घृणा से भर जाता। छोटे विकास भैया भाभी दिल्ली आए भी मुझसे मिलने, परंतु मैं नहीं मानी। और आज भाभी का अचानक फ़ोन आया तो उठा लिया। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर आज मैं अपने मायके 12 साल बाद जा रही हूँ। गरम छोले की आवाज़ सुनकर मैं अपनी यादों की दुनिया से बाहर आई।
मैं कानपुर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब मैं पूरी रात नहीं सो पाई। कुछ घंटों बाद मैं लखनऊ पहुंच गई। मैं अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरी ही थी कि एक लड़के ने आकर मेरा बैग थाम लिया। उसके हाथ में छोटी रंजना भाभी की बेटी भी थी। नमस्ते बुआ जी। मैंने उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया और उस लड़के को तिरछी नज़रों से देखने लगी। तभी वो लड़का बोला, मैं इसका दोस्त राहुल, और उसने मेरे पैर छुए। मैंने उसे भी आशीर्वाद दिया। घर जाकर तुरंत ही मैं पापा के कमरे में पहुंच गई। बड़े ही कमज़ोर और बेबस दिख रहे थे। आंखें गड़ी हुई, बूढ़ा शरीर, चेहरे पर उदासी, माथे पर चिंता की लकीरें। मैं जाकर उनसे लिपट गई और उनसे कई बार माफ़ी भी मांगी। हमेशा की तरह वो मेरा सर सहलाते रहे प्यार से। तभी छोटी रंजना भाभी पानी लेकर आई। दीदी, पापा आपको बहुत याद करते थे। हाँ भाभी, तभी तो आ गई, मैं रुआसी आवाज़ में बोली और दिखावे की मुस्कान होठों पर लाई। मेरी आंखें आज भी आंसुओं से भरी थी। पापा मुझे देख सब समझ चुके थे। वो मेरे हाथों को थपथपाने लगे, जैसे कहना चाह रहे हों, कोई बात नहीं। वो धीमी आवाज़ में बोले, जाओ आराम करो, रात का सफ़र था। मैं उठ गई। बाथरूम जाते समय मुझे फिर से वो लड़का राहुल दिखाई पड़ा। वो पापा के पैरों पर तेल से मालिश कर रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि दोस्त होकर भी इतनी सेवा कर रहा है, पर थकी हारी होने की वजह से मैंने उसे नज़रअंदाज किया। जब मैं बाथरूम से बाहर निकली तो अचानक मेरा पैर फिसला। मैं गिरने ही वाली थी कि उसी लड़के राहुल ने मुझे थाम लिया। संभल कर बुआ जी। मुझे उसके मुंह से बुआ शब्द सुनकर अच्छा भी लगा और अजीब सा भी लगा। नाश्ता लग चुका था, सब आ गए थे, भैया, भाभी, मेरी भतीजी। तभी भाभी ने आवाज़ लगाई, राहुल, राहुल, तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। राहुल आया और पापा और अपना नाश्ता लेकर चला गया, ये कहकर कि मैं दादाजी के साथ कर लूँगा। मैं भाभी का मुंह ताकने लगी। भाभी मुझे देखकर समझ गई और मुस्कुराकर बोली, ये अनिकेत भाई और सीमा भाभी का लड़का है, बहुत ही समझदार है। भैया भाभी भी आना चाहते थे, पर आपके सामने आने से वो डर रहे थे कि आपसे कैसे नज़र मिलाएंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास है दीदी। ये बात उन्हें तभी समझ आ गई थी जब आप यहाँ से गुस्से में गई थी। तब पापा जी ने उन्हें बहुत डांटा था और उनकी फटकार लगाई थी, पर आप इतना गुस्सा थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने की। पापा जी ने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की। राहुल ने भी इसलिए अपने बारे में सही नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा की वजह से आप उससे गुस्सा ना करें। मैंने जब पापा के कमरे की तरफ एक नज़र उठाकर देखा तो राहुल दरवाजे के आड़ में खड़ा हुआ सब सुन रहा था और आंखें पोंछ रहा था। मेरा दिल भर आया। इशारे से मैंने उसे बुलाया। वो सीधा मेरे पैरों में बैठ गया और रौंदे गले से बोला, बुआ, मैं नहीं जानता कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली, इतनी प्यारी बुआ है। मुझे तो बचपन से ही मम्मी पापा ने हॉस्टल भेज दिया था। दादी के जाने के बाद उन्हें भी परिवार की अहमियत का पता चला। मम्मी पापा का कनाडा वाला बिजनेस घाटे में था, इसलिए मुझे मम्मी पापा ने यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर मुझे सब पता चला कि मैं इतने प्यारे परिवार का बेटा हूँ। मम्मी पापा अपनी गलती मानते हैं। वो आपको बहुत याद करते हैं बुआ। बुआ, क्या एक गलती के लिए आप हमें ज़िंदगी भर सज़ा देंगी? मम्मी पापा को छोड़िए, पर मेरी तो सोचिए, मेरी क्या गलती है? उसकी इतनी समझदारी वाली प्यारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन पापा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। विकास भैया ने अनिकेत भैया को आज फ़ोन करके सब बताया।
और वे वहां पहुंच गए। मैं उन्हें देखकर अपने कमरे में जाने लगी तो अनिकेत भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी बहन मुझे माफ़ नहीं करेगी क्या? मैं कुछ बोल ना सकी, सिर्फ उन्हें देखती ही रह गई कि तभी सीमा भाभी भी मेरे पैरों में आकर गिर गई। कनक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया। आज सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। मैंने उन्हें अपने पैरों से उठाकर अपने गले लगा लिया। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। एक गलती से खून के रिश्ते कभी फीके नहीं पड़ते। और अब तो ये जिम्मेदारी इन नवाबजादों ने संभाली है। राहुल आकर मुझसे लिपट गया। थैंक यू बुआ। पापा ने छोटी भाभी को कुछ इशारा किया। वो अंदर जाकर चाबी लेकर आए। चाबी लाकर उन्होंने अनिकेत भैया के हाथ में दी। उन्होंने लॉकर से जेवर लाकर मेरे हाथों में थमा दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं बोली, अनिकेत भैया, बात जेवर की नहीं बल्कि मेरे पति राजीव के अपमान की थी। पापा की आंखों में एक आस थी। वो अंतिम घड़ी में परिवार को एक होता देखना चाहते थे। वो आशा भरी उदास नज़रों से मुझे एकटक देखते जा रहे थे। मैंने भी उनकी बात का मान रखा और अनिकेत भैया के गले लग गई। रात को ही पापा इस भरी दुनिया से छुटकारा पा गए। वो भगवान को प्यारे हो गए। मैंने अपने पति राजीव को फ़ोन पर सब बताया। वो उनके अंतिम संस्कार पर आए। अनिकेत भैया और भाभी ने राजीव से माफ़ी मांगी और वो वापस दिल्ली लौट गए। मैं कुछ दिन बाद घर गई। जब मैं जाने की तैयारी करने लगी, जाते समय फिर से भैया भाभी ने मुझसे माफ़ी मांगी और गले लगाया और बोले, मैं अब तुम्हारे और विकास के लिए पापा की जगह हूँ। कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक बोल देना। मैंने हामी भरी और भारी मन से वापस आ गई। रिश्ते जुड़ तो गए थे पर खोखलेपन के साथ। आज भी मेरे दिल में एक टीस सी उठती है। भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास था, बस मेरे ही मन में एक गांठ थी। लेकिन समय के साथ शायद वो भी पिघल जाए। दोस्तों, रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं। एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ ही जाती है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी गुस्से में किसी पर नहीं भड़कना चाहिए। दोस्तों, रिश्ते में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अब सोचती हूँ कि काश उस दिन मैं ज़्यादा गुस्सा ना करती। दोस्तों, क्या मैंने भाई भाभी को माफ़ करके सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।